हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम कर रहे हैं चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसमें हमने क्या किया था बेटा कि क्रॉप क्या होती है, ठीक है, कि अगर हमने सेम काइंड के प्लांट एक ही जगह पे ग्रो कर लिए, मतलब लार्ज स्केल में अगर हम ग्रो करते हैं तो उसको क्रॉप बोलते हैं। फिर टाइप्स की थी कि रबी की क्रॉप होती है, खरीफ की क्रॉप होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने करा था कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो उन प्रैक्टिसेस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो फर्स्ट किया लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। मतलब सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर किया जाता है। उसके अंदर कौन कौन से स्टेप थे आपके, प्लॉइंग या टिलिंग जिसको आप बोलते हैं, जिसमें लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सोचो, उसके बाद हम उसको लेवल कर देते हैं फील्ड को, ठीक है, लेवलिंग। देन उसके बाद मैन्योरिंग। मैन्योरिंग आप प्लॉइंग से पहले भी कर सकते हो, क्लियर है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हुए कि बाकी क्या है। फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, फर्स्ट प्रैक्टिस जो होती है। नेक्स्ट है आपका शोइंग। शोइंग क्या होता है, ठीक है, मतलब बीज उगाना, बीज को अंकुरित करना। वो कैसे करोगे आप, क्या क्या प्रोसेस यूज करोगे, तो देख लेते हैं कि शोइंग हम कैसे करेंगे। Scattering seeds on earth after soil is prepared for cultivation। मतलब जब हम सोइल को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर बीज डालेंगे, बीज को बिखेरेंगे मिट्टी के अंदर। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइंग, ठीक है। सोइंग, सोइंग क्या होता है इसके अंदर, यानी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि बीज ही नहीं डालोगे तो फसल किसकी तैयार करोगे। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, high yielding, clean and healthy seeds of a good variety are selected। हमें क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी यील्ड देने वाले, मतलब आप कम बीज डालो और ज्यादा पैदावार मिले, उनको बोलते हैं हाई यील्डिंग, ठीक है। क्लीन एंड हेल्दी सीड्स चाहिए और अच्छी वैरायटी के होने चाहिए। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यील्ड अच्छी देने वाले हो, क्लीन और हेल्दी हो, और उसकी वैरायटी भी क्या हो, गुड वैरायटी के हो, ठीक है। तो फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच ग्रो गिव हाई यील्ड। तो फार्मर क्या यूज करते हैं, ऐसे बीज यूज करते हैं जो अच्छी पैदावार देते हैं, मतलब यील्ड जिससे ज्यादा हो, ठीक है। इनपुट कम देना पड़े, आउटपुट आपको ज्यादा मिले, क्लियर। तो ऐसे आप सीड्स को स्कैटर करते हो फील्ड के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोइंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम सीड्स को सिलेक्ट। सिलेक्शन ऑफ सीड्स में क्या हुआ, वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन वेसल। क्यों, मैंने एक दिन मेरी मम्मी को देखा कि कुछ चने के बीज एक वेसल के अंदर डाल रही हैं और pour some water on them। क्या हुआ, उसके अंदर कुछ पानी डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स some seeds started to float on top। क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ बीज ना ऊपर तैरने लग गए। I wonder why some seeds float on water। मैं हैरान थी कि कुछ ही बीज क्यों तैर रहे हैं, या तो सारे तैरते या सारे के सारे तली में बैठ जाते। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, चलिए हम एक्टिविटी करके देखते हैं, फिर पता लग जाएगा। हमने भी ऐसे ही किया। क्या किया, टेक अ बीकर, एक बीकर ले लो एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। पानी से आपने आधा भर लिया और उसके अंदर क्या किए, बीज डाल दिए, हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। हमने गेहूं के बीज उसके अंदर डाल दिए और अच्छे से घुमा दिया उसको। उसके बाद क्या देखा, क्या देखा आपने, वेट फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए हमने वेट किया। देन क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होंगे कि वो फ्लोट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या लाइटर हैं या हैवी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं। आर देयर सीड्स व्हिच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ऐसे बीज होंगे वहां पे जो पानी पे तैरते हैं। Would those be lighter or heavier than those which sink। क्या वो उनसे हल्के होंगे जो डूब जाते हैं या भारी होंगे, ये भी सोच रहे हैं। Why would they be lighter। अगर हल्के हैं तो फिर क्यों है ना। तो ये क्वेश्चन अराइज हुए। तो हम क्या देखते हैं कि जो डैमेज सीड्स होते हैं ना, सीड्स जब टूट जाते हैं तो क्या होता है, उनके वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं, ठीक है। होलो होने के बाद क्या होंगे, वो लाइट हो जाएंगे, लाइट वेट होगा, ठीक है। अब हल्के हो गए तो क्या होंगे,
पानी के ऊपर तो तैरेंगी, दे फ्लोट ऑन वाटर। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि सीड्स डैमेज होने के बाद वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, और खोखले होके कैसे हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। तो एक अच्छा तरीका है कि हेल्दी सीड्स और डैमेज सीड्स को अलग अलग करने का। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारे गुड सीड्स हैं वो तली में बैठ जाएंगे पानी में डूबने के बाद, और जो होलो होंगे वो फ्लोट करेंगे, क्योंकि पानी क्या होगा, उससे भारी होगा, और सीड्स क्या होंगे, हल्के होंगे, क्योंकि वो अंदर से क्या हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क, कि आप बीज उगा तो रहे हो, लेकिन उसके लिए ना आपको क्या जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि हम टूल क्या यूज करेंगे। ठीक है, टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स, कि हम बीज को बोने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, हम पुराने मेथड यूज करेंगे या फिर न्यू वन यूज करेंगे। तो ये आपके टूल्स हैं। ट्रेडिशनल टूल मतलब जो ट्रेडिशन मतलब पारंपरिक साधन जो है, मतलब पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, वही आप यूज करो। फिर मॉडर्न टूल्स जो आज के जमाने के हैं, तो आप कौन से यूज करोगे, ये हम देख लेते हैं। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इनको यूज। ट्रेडिशनल टूल में क्या होगा, यूज ट्रेडिशनली मतलब पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। कैसे होते हैं, लाइक अ फनल। ठीक है, शेप कैसी होती है, फनल जैसी, मतलब इस तरीके से आपको नजर आएंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, थोड़ा सा तेज धार होती है इसकी, ताकि ये मिट्टी के अंदर क्या हुआ, धंस जाए, और इसके अंदर आप बीज डालते रहो। फिर क्या होगा, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, इसके अंदर बीज भर दिए जाते हैं। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, फिर इससे 2 या 3 पाइप अटैच होती हैं, जिसके एंड कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। उससे क्या होगा, दीज एंड्स पियर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, क्या करते हैं, जमीन के अंदर मतलब उसको छेदते चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी को उखाड़ते हुए चलेंगे और बीज उसके अंदर डालते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे आपका हल करता है ना, प्लो क्या करता है, उस मिट्टी को तोड़ते हुए चलता है, लूज कर देता है, टर्न कर देता है। तो ऐसे ही ये फनल लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इससे 2 या 3 पाइप हम जोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके बीज थोड़ा जल्दी मतलब टाइम की बचत हो जाएगी आपकी। ठीक है, जल्दी उगाए जाएंगे। उसके बाद मॉडर्न टूल क्या है, नाउअडेज कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, सीड ड्रिल। ड्रिल समझते हैं ना, ड्रिलिंग मतलब छेद करने वाली। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, किसकी हेल्प से कर रहे हो, ट्रैक्टर की हेल्प से, यानी ये मशीन वो है जो ट्रैक्टर की हेल्प से चलेंगी। A seed drill is a long iron tube having a funnel at the top. टॉप के ऊपर फनल होती है यहाँ पे इधर, ठीक है, वो अटैच होती है। फिर बहुत सारे उससे पाइप अटैच होते हैं, ताकि क्या हो, फनल में आप डाल दो और नीचे सारा बीज चलता चला जाए। ठीक है, सीड ड्रिल इज टाइड बैक टू द प्लो, पीछे किससे बांध दी जाती है, प्लो से, एंड सीड्स आर पुट इनटू द फनल ऑफ द सीड ड्रिल, और उस फनल के अंदर आप क्या डाल देते हो, बीज डाल देते हो। एज द प्लो मेक्स फ्रोज, जैसे ही जो हल है आपका फ्रो बनाता है, फ्रो क्या होते हैं, ऐसे इस तरीके से लाइनें बनाता हुआ चलेगा। ठीक है, जैसे ये दिख रही है आपको, जहां जहां इनका मुंह होगा ये आगे ऐसे ही लाइनें बनाते चलेंगे, और साथ साथ बीज उसके अंदर निकलता जाएगा, तो आपके बीज साथ साथ मिट्टी से ही ढकते जाएंगे। सीड फ्रॉम सीड ड्रिल आर ग्रेजुअली रिलीज्ड एंड शोन इनटू द सोइल। तो इस तरीके से आप बीज को बोते हो। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे देख लेते हैं कैसे किया। ये देखिए, ये है मशीन, इनमें जो है फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच होते हैं, इसमें 2-2, 3-3 पाइप, यानी कहने का मतलब बहुत सारी पाइप्स हैं। तो क्या होगा, आप इस पूरी मशीन को एक बार भर देते हो और पूरे खेत में घूम जाते हो, है ना, तो टाइम और लेबर दोनों की बचत होगी। और ये रहे साथ में प्लो, जो क्या करेंगे, फ्रो बनाते हुए चलेंगे, मतलब
लाइनें बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है सीड ड्रिल की ओवर ट्रेडिशनल टूल, ये आपकी बुक के अंदर ही दिया हुआ है, सिर्फ ये हेडिंग हमने ऐड किया है। तो कहाँ ऐड करना है, ये आपके जो पैराग्राफ है सीड ड्रिल वाला, उसी में ऐड करना है आपको। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, मतलब क्या है कि सेम गहराई होगी सारे सीड की और सेम डिस्टेंस होगा उनके बीच में, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आपने एक ही जगह मुट्ठी भर के सीड डाल दिए तो वहां पे तो बहुत सारे ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो तो करेंगे, उनमें कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर, ये सब नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी क्रॉप की जो है यील्ड वो अच्छी नहीं होगी, यील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इट एंश्योर द सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, मतलब जैसे ही आप बीज को बोते हो तो साथ साथ मिट्टी से ढक दिए जाते हैं, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, क्योंकि जब आप बीज उगाते हो ना, बोते हो ना, तो उसे कुछ पक्षी पीछे पीछे चलते हैं ताकि उनको दाने मिल जाए। तो अगर वो मिट्टी से ढक देंगे, पक्षियों को दिखेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो उसको उठाएंगे नहीं, तो यानी आपके प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट क्या था, इससे टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। नर्सरी मतलब जिसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, सिर्फ छोटे लेवल पे, मतलब उनकी सीडलिंग तैयार की जाती है, यानी सिर्फ बीज डाले और छोटे छोटे पौधे बना के उनको बेच दिया जाता है, ठीक है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, मैंने क्या पाया वहां पे कि एक बैग के अंदर छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे। व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस, वो क्यों रखे हुए थे ऐसे, क्योंकि आंसर है हमारे पास, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, कि कुछ पौधे ना उनकी पहले सीडलिंग तैयार की जाती है, मतलब नर्सरी के अंदर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं उसके, जिसको हम प्योद बोलते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, जैसे धान के, उससे क्या होगा, when they grow into seedlings, और जैसे ही उनकी प्योद तैयार हो जाती है, मतलब बीज है, उग गया, उग के थोड़ा सा प्लांट बन गया, ठीक है, उनको फिर ट्रांसप्लांटेड कर दिया जाता है, कहां पे, टू द फील्ड मैनुअली, हाथ से पूरे खेत के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे रोप दिया जाता है। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है रोपण, और सीडलिंग्स होती है प्योद, मतलब पौधे से पहले और सीड के बीच में, दोनों के बीच में क्या आ गई, प्योद, ठीक है। Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery, तो इस तरीके से कुछ फॉरेस्ट प्लांट या फिर कुछ वैसे नर्सरी के प्लांट ऐसे ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। जैसे टोमेटो है, ठीक है, ऐसे तैयार किए जाते हैं, कुछ मिर्च के पौधे ऐसे तैयार किए जाते हैं। तो धान का आपने देखा होगा, प्योद तैयार की जाती है, फिर पूरे खेत में लगा दिया जाता है। ऐसे ही आप बाकी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स के पौधे ऐसे तैयार करते हो। तो मेथड क्या हो गया, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। कौन सा मेथड होगा, ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जिसमें सीडलिंग से पूरा प्लांट पूरे खेत में उसको मैन्युअली रोप दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे, ऐसा क्यों है, क्यों जरूरी है, हमने देखा था सीड ड्रिल ने भी इक्वल डिस्टेंस पे की, हमने जो ट्रांसप्लांट किया उनको इक्वल स्पेस पे एक दूसरे को रखा था, ठीक है, अपने हाथ से ही। तो क्यों है ऐसा, क्योंकि appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plant, क्योंकि ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, this allows plants to get sufficient sunlight, उससे क्या होगा, उससे ये होगा, देख लीजिए, उसको एक प्रॉपर मात्रा में सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, कहां से, सोइल से। मतलब ये है कि हर एक पौधे को इक्वल मिलेगा, है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब क्या होता है, एक जगह तो आपने मुट्ठी भर के डाल दिए, एक जगह एक भी प्लांट ग्रो नहीं किया, तो यानी जहां पे मुट्ठी भर है ना, वहां पे क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा और कोई भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा।
और एक प्लांट है उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, तो वो बाकी को कवर कर लेगा जो आसपास जो है उसके, ठीक है। तो एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस चले भी जाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे तो है, पर बाई चांस कहीं पे थोड़ी सी ओवरक्राउडिंग अगर लगती है प्लांट्स की, तो उसे क्या करते हैं, उसमें से कुछ पौधे हम निकाल लेते हैं ताकि क्या हो जाए, इक्वल स्पेस हो जाए, फिर क्या हो, वो अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है, उससे प्रोडक्शन अच्छा होगा। चलिए आगे क्या कर सकते हैं, आगे उसके अंदर करना है हमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मतलब क्या क्या, हमने सोइल को तैयार कर लिया, उसके अंदर बीज डाल दिया, अब क्या करना है, उसके अंदर खाद वगैरह देनी है। कैसे देंगे देख लीजिए, द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrient for किस लिए, healthy growth of plant। मतलब ये है कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए उसके अंदर कुछ सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, या तो उन्हें मैन्योर बोलेंगे या फर्टिलाइजर बोलेंगे। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है वो आगे चल के देख लेते हैं। अभी ये कर लीजिए, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। क्या हुआ, इन्होंने देखा कि, क्या देखा कि एक फील्ड के अंदर बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो कर रही है। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, परंतु जो पड़ोस में यानी साथ वाले फील्ड में क्या थे, फार्म में क्या थे, बहुत वीक थे प्लांट। व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो प्लांट जो है कहीं पे अच्छे हो जाते हैं, कहीं पे वीक रह जाते हैं, ऐसा क्यों है, जान लेते हैं आंसर ऐसा क्यों है। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। सोइल क्या करती है, प्लांट को न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती है, ठीक है, ठीक है। These nutrients are essential for growth of plant। और ये न्यूट्रिएंट किस लिए जरूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए। कहने का मतलब क्या है कि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट थे, वो न्यूट्रिएंट ले लिए प्लांट ने, ठीक है। उससे क्या होगा, इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कहीं पे क्या होता है कि फार्मर ना मतलब अपनी जगह को थोड़े टाइम के लिए भी खाली नहीं रहने देते, क्रॉप के बाद क्रॉप उसके अंदर उगाते रहते हैं ठीक है, क्रॉप के बाद क्रॉप उगाते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, जगह को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट से उस पे क्या फर्क पड़ेगा, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। तो अगर हम कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखेंगे तो सोइल के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, ठीक है, कमी हो गई। तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट। तो उससे क्या होगा, सोइल में उसको न्यूट्रिएंट ऐड करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये था, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ कि सोइल जो है प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, जिससे प्लांट की होती है ग्रोथ, ठीक है। अब आप कंटिन्यूअस क्रॉप ग्रो करोगे तो न्यूट्रिएंट की हो जाएगी कमी, तो प्लांट क्या होगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए क्या करने पड़ते हैं, उस सोइल को दोबारा मरम्मत करने के लिए उसकी क्या करेंगे, उसके अंदर हम मैन्योर ऐड करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो मैन्योर को ऐड करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, मैन्योरिंग, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर प्रॉपर तरीके से या अच्छे तरीके से या एनफ अमाउंट में अगर आपने मैन्योरिंग नहीं की तो क्या होंगे, प्लांट वीक रह जाएंगे। समझ आ रहा है, ठीक है, प्लांट वीक रह जाएंगे तो उससे प्रोडक्शन कम होगा। तो मैन्योर है क्या, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसा है, एक कार्बनिक पदार्थ है। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब आप हायर क्लासेज में कुछ और मीनिंग पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, जो चीजें हमें लिविंग थिंग से मिलती है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक, ठीक है। जो सब्सटेंस हमें लिविंग थिंग से मिलेंगे, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रोब्स हो गए, तो क्या है, लिविंग है। तो जो सब्सटेंस हमें लिविंग थिंग से मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑब्टेन्ड फ्रॉम
डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, मतलब जो प्लांट का या एनिमल का वेस्ट था उसके डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा, मैन्योर। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. क्या करते हैं, मतलब एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर सारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट डाल दिए, ठीक है, खाली जगह पे, उससे क्या होगा, वो डिकम्पोज जल्दी हो जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय, कौन कोज करता है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कहाँ रहते हैं, सोइल के अंदर। कहाँ रहते हैं, सोइल के अंदर। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज, इसी डिकम्पोज मैटर को हम एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं। तो यू ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्ट। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट में क्या है, कंपोस्ट का मतलब तो मैन्योर ही हो गया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उसमें क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट में किसकी हेल्प से, अर्थवर्म की हेल्प से। किसके हेल्प से, अर्थवर्म, मतलब जो केचुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ह्यूमस ऐड कर देते हैं। तो उसकी हेल्प से जो हम कंपोस्टिंग तैयार करेंगे, जो मैन्योर तैयार करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। समझ आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं कैसे करोगे। हमने कुछ मूंग या ग्रेम के सीड्स ले लिए और उसको जर्मिनेट होने दिया, मतलब अंकुरित होना, ठीक है, उसको अंकुरित होने दिया। उससे क्या करेंगे, उसमें से फिर थोड़ा सा ऊपर आते ही वो क्या तैयार हो जाएगी, सीडलिंग। तो सीडलिंग के हम कुछ 3 इक्वल साइज सीडलिंग ले लेंगे। हमने 3 प्लांट ले लिए उसके, उसमें से क्या होगा, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। हमने 3 सेम वेसल लिए। मार्क देम A, B, C टू ग्लास A एट लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद लिटिल काउ डंग मैन्योर। तो जो हमने A, B, C 3 वेसल लिए थे, उसके अंदर क्या किया, A के अंदर हमने ऐड किया, क्या ऐड किया, काउ डंग मैन्योर। देख लीजिए, ये हमने पहले सीडलिंग तैयार करी, ये सीडलिंग तैयार हो गई। तो A, B, C इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, A के अंदर काउ डंग से जो तैयार हुआ वो मैन्योर ऐड कर दिया, ठीक है, कर लिया। इन ग्लास B put the same amount of soil mixed with little urea। सेकंड वाले में हमने क्या यूज किया, यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया हमने, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। और थर्ड में जो है हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, मतलब एज इट इज छोड़ दिया। तो आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो किए, बी के अंदर, सी के अंदर तो बिल्कुल वीक है, ठीक है, और इसके अंदर सफिशिएंट प्रोडक्शन है। तो इससे क्या हुआ, नाउ प्योर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। तो हमने सभी के अंदर क्या करा था, पानी डाल दिया था, ठीक है, और प्लांट की सीडलिंग को उसके अंदर रख दिया था। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। और हमने डेली उसको पानी दिया। 7 to 10 डेज के बाद हम क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिला था कि ए के अंदर जो है कुछ प्लांट ग्रो किए, सभी के अंदर एक एक सीडलिंग ली थी। बी के अंदर थोड़े ज्यादा ग्रो कर गए, सी के अंदर थे लेकिन बहुत छोटे रह गए, ठीक है, कोई खास ग्रोथ नहीं थी। तो इससे क्या फर्क पड़ा, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या उनकी जो गति थी ग्रोथ करने की वो सेम थी, नहीं थी, नहीं थी ना, नो, हमें आंसर मिल गया नो। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन से ग्लास में, बी के अंदर सबसे ज्यादा थी। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। अच्छा, बेटर है, बेटर तो ए में थी, फास्टेस्ट किस में थी, बी के अंदर थी, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो हमने अभी पढ़ा था मैन्योर। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से तैयार किया जाता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है। केमिकल मतलब आप लैब में प्रिपेयर करते होगे, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं,
ठीक है। हाउ आर दे डिफर फ्रॉम मैन्योर, तो मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। अब फर्टिलाइजर के तौर पे हमने क्या ऐड किया था, हमने ऐड किया था यूरिया, ठीक है, जिसमें आपको फास्टेस्ट ग्रोथ मिलेगी। बेटर ग्रोथ ए के अंदर है और सी के अंदर कोई खास ग्रोथ नहीं है। तो फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिला आपको कि फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है, रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, कहां तैयार किया जाता है, फैक्ट्रीज में, जबकि मैन्योर को हमने कहां किया था, फील्ड के अंदर। किसान ने क्या किया, फील्ड के अंदर कुछ गड्ढा खोद लिया, ठीक है, उसके अंदर सारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट डाल दिए। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और एनपीके, मतलब तीनों को मिला के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। पोटाशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को एन से, सिंबल जो है, फॉस्फोरस को पी से और पोटाशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शॉर्ट में क्या होगा, एनपीके। तो ये क्या है, ये फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस होगा मेनली, वो हम देखेंगे अभी, पहले पूरा कवर कर लेते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्या हेल्प कर रहे हैं, हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर जो है वो उनसे ग्रोथ ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सोयल लेस फर्टाइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोयल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर से जो है वो धीरे धीरे वाटर का पोल्यूशन बढ़ाते, कैसे, देखो हम खेत के अंदर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डाल देते हैं, उससे क्या होगा, खेत में हम पानी भी देते हैं, तो सारा तो क्रॉप यूज करते ही नहीं है, कहाँ जाता है, रिस रिस के जमीन में जाता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। और उस खेत के अंदर क्या थे, फर्टिलाइजर भी थे, ठीक है, तो वो फर्टिलाइजर उसके अंदर मिक्स होके नीचे जाएंगे ना ग्राउंड वाटर में। अब उस ग्राउंड वाटर को हम किसी हैंडपंप से या कुएं से या ट्यूबवेल से हम उसको यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो सोल्ट का लेवल है वो बढ़ जाएगा, मतलब वाटर क्या हो जाएगा आपका, पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। पोल्यूट होने का मतलब क्या है, जैसा हमें चाहिए था उससे अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है ना, तो वो इम्बैलेंस कर देती है चीजों को, तो उससे क्या होगा, वो पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, सोइल की कम हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, इसलिए सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जो रिप्लेस कर सके, जैसे मान लो आप चाय पीते हो डेली, लेकिन किसी दिन चाय पीने का मन नहीं है तो कॉफी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, या आपने जूस पी लिया उसकी जगह, तो क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब रिप्लेस कर रहे हो चीजों को जो आपको अच्छी लग रही है उससे, क्लियर। तो किससे रिप्लेस कर दिया हमने, मैन्योर से। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड या फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप, या फिर दो क्रॉप के बीच में क्या करें, थोड़े टाइम के लिए फील्ड को खाली छोड़ दें। जैसे आपसे कंटिन्यूअस काम करवाते रहे तो फटीग आपको भी होते हैं ना, न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, आप जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे ही सोयल भी तो है ना, उसको भी ये सारी चीजें होंगी, तो उसको भी क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव सोयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो अगर हम मैन्योर यूज करते हैं उससे क्या होगा, सोयल का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, मतलब सोयल जिससे बनी है उसके अंदर सोल्ट वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह वो प्रॉपर अमाउंट में फिर से हो जाएंगे पूरे, जो कमी आएगी, और उसकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी सही हो जाएगी। इट रिप्लेनिशेस द सोयल विद न्यूट्रिएंट, यानी सारे के सारे न्यूट्रिएंट फिर से वो रीगेन कर लेगी, एक तरोताजा रूप में फिर से आएगी, ठीक है। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation। ये हमने फर्स्ट किया था ना कि हम सारी एक्टिविटीज करेंगे तो एक आध एक्टिविटी एडिशन में है, तो क्या है, क्रॉप रोटेशन, कि मतलब अगर हम
कंटिन्यूअस एक ही क्रॉप को उगाते रहे तो उससे क्या होगा, उससे कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। तो क्या करेंगे, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। मतलब मान लो रबी की क्रॉप्स है तो अल्टरनेट में उगा लो, कभी लेग्यूम्स की उगा ली, कभी मस्टर्ड, कभी व्हीट, ऐसे, ठीक है, कभी शुगर केन तो कभी पैडी, खरीफ क्रॉप की अगर बात करें तो इस तरीके से क्या होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की कमी हो रखी है वो फिर से पूरी हो जाएगी। अर्लियर फार्मर्स इन नदर्न इंडिया क्या करते थे, यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब एक टाइम दाल वाले पौधे उगाते थे, उससे क्या करते हैं, जो दाल वाले पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली, सोइल के अंदर डाल दी और वो नाइट्रोजन से प्लांट बनाते हैं प्रोटीन, तो इस तरीके से वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे आपने सुना होगा धेंचा, धेंचा जो है एक प्लांट होता है, आम लैंग्वेज में इसे जंतर भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, मतलब थोड़ा सा ग्रो किया इसको, इसके अंदर न्यूट्रिएंट काफी होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको फिर हम वापस प्लोइंग कर देते हैं खड़ी फसल को, यूं का यूं, उससे क्या होगा, हमारी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड हो जाएंगे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सोइल विद नाइट्रोजन, इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी जो कमी हो रही थी। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, तो फार्मर को ये प्रैक्टिस करने के लिए क्या हुआ, उत्साहित किया गया, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, आपने 6th 7th में पढ़ा होगा ना, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है। कौन से न्यूट्रिएंट की, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, और किस में ऐड करता है, सोइल के अंदर। सोइल से कौन लेगा, प्लांट, और प्लांट क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो इस तरीके से कमी पूरी हो जाएगी। These are present in nodules of root of leguminous plant, ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, मतलब जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे पीज हो गई, बीन्स हो गई, मतलब मटर हो गई, ठीक है, पल्सीज होगी, तो उनकी जड़ों में रहते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने का मतलब नाइट्रोजन को प्लांट और एनिमल डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो उसको कंपाउंड्स में बदल देते हैं, ठीक है, जिसे वो यूज कर सके। क्लियर? तो चलिए, ये थे आपके फर्टिलाइजर और मैन्योर। अब मेन डिफरेंस क्या है, एक बार नजर डाल लेते हैं। फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड है, इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल सब्सटेंस है, ये हमने देखा था, ठीक है। जबकि मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। किससे मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू, जो हमारे काउ डंग वगैरह हैं, ठीक है, उनके गोबर से, मतलब जो कैटल्स होते हैं, लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गई, उनके गोबर से, या फिर प्लांट के जो रेजिड्यू बच जाते हैं, जैसे फसलों का कुछ पार्ट रह जाता है, या फिर छिलके विलके फल सब्जियों के, वो सब इकट्ठा करके, ये इनको कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में, और इनको कहाँ पे, फील्ड पे प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर जो है वो कोई ह्यूमस ऐड नहीं करते। अब ये ऑर्गेनिक तैयार किए जाते हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, इसलिए क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड करते हैं लिविंग थिंग से, ठीक है। ये हमने केमिकली प्रिपेयर किए, तो ये कैसे करेंगे। फर्टिलाइजर जो है वो रिच होते हैं किसमें, प्लांट के न्यूट्रिएंट में। क्यों, क्योंकि हमने सारी चीजों को देखते हुए तैयार किया है कि इस प्लांट को इतना नाइट्रोजन चाहिए, इतना फॉस्फोरस चाहिए, इतना पोटेशियम चाहिए, तो इस तरीके से रिच होंगे। लेकिन ये कम रिच होते हैं क्योंकि ये अपने आप प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये था मेन डिफरेंस किसमें, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मतलब आपका टॉपिक क्या था, पहले सोइंग एंड देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो जो नेक्स्ट है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी प्रैक्टिसेस 1 by 1 करके हम सारे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।